तो नेपाल के सेंट्रल बैंक ने कल मतलब 27 नवंबर 2025 को 100 रुपए का एक नया नोट जारी किया है। अब पहली नज़र में तो सब नॉर्मल लगता है, लेकिन जब आप उसे ध्यान से देखते हैं तो उसके बैकग्राउंड में हल्के हरे रंग में एक नक्शा बना हुआ है और असली कहानी वो यहीं से शुरू होती है। ये कोई साधारण नक्शा नहीं है। इसमें 3 ऐसे इलाके हैं, काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा, जिन पर भारत भी अपना दावा करता है। तो ये सिर्फ एक करेंसी नोट नहीं है, मतलब ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, एक ऐसा सिंबल जो 2025 में भारत और उसके पड़ोसियों के बीच जो तनाव बढ़ रहा है उसे दिखाता है। आज हम इसी नोट के बहाने ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी आखिर फिसल क्यों रही है। चलिए इस पूरे मामले की गहराई में उतरते हैं। इस नोट पर वैसे और भी चीजें हैं, जैसे बाईं ओर माउंट एवरेस्ट की तस्वीर है, एक रोडोडेंड्रन फूल का वाटरमार्क है और लुम्बिनी का जिक्र भी है, जहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। लेकिन सबका ध्यान तो बस उस नक्शे पर ही अटका हुआ है। और ये कोई नई बात तो नहीं है ना? ये एक संवैधानिक संशोधन पास किया था उन्हीं 3 क्षेत्रों को शामिल करने के लिए। हाँ बिल्कुल। तो ये नया नोट बस उसी फैसले को और पक्का कर रहा है। और इस विवाद की जड़ें मतलब बहुत गहरी हैं। कितनी गहरी? हमें 1816 तक वापस जाना होगा। सुगौली संधि, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई थी। उस संधि ने बॉर्डर तो बना दिया है, लेकिन काली नदी का स्रोत कहाँ है, इस पर एक कंफ्यूजन छोड़ दिया। और वही कंफ्यूजन आज भी चल रहा है। हाँ। 2 सदियों बाद भी वही विवाद की जड़ है। कमाल है, मतलब 200 साल पहले कागज पर खींची गई एक लाइन आज भी 2 देशों के बीच इतनी कड़वाहट पैदा कर सकती है। इतिहास वाकई कभी पीछा नहीं छोड़ता। तो आज दोनों पक्ष क्या कह रहे हैं? भारत का क्या स्टैंड है? देखिए, भारत इसे एक यूनिलैटरल एक्शन कह रहा है। एक तरफा कार्रवाई उसके आधार पर उसका है। और नेपाल का पक्ष ये है, जैसा कि नेपाल राष्ट्र बैंक के प्रवक्ता डॉक्टर गुणाकर भट्ट ने कहा, कि ये नोट उनकी संप्रभु और संवैधानिक सीमाओं को दिखाता है। पर साथ में वो ये भी कहते हैं कि इससे डिप्लोमेटिक बातचीत के रास्ते बंद नहीं होते। लेकिन कागज पर नक्शे बदलने से जमीनी हकीकत पर क्या असर हो रहा है? असर तो बहुत गहरा हो रहा है। नेपाल में राष्ट्रवादी भावनाएं भड़क रही हैं। सोशल मीडिया पर आप देखिए, एंटी इंडिया सेंटीमेंट बढ़ रहा है। और बॉर्डर पर? वहीं बॉर्डर के पास जो भारतीय समुदाय रहते हैं, उनमें चिंता है। उन्हें डर है कि इससे तस्करी या अवैध माइग्रेशन बढ़ सकता है। तो ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये लोगों की जिंदगी और 2 देशों के सदियों पुराने रोटी बेटी के रिश्ते पर सीधा असर डाल रहा है। ठीक है, तो एक तरफ नेपाल का नोट और दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ वो ड्रोन वॉर, ये सब एक ही साल में हो रहा है। मेरे दिमाग में तो यही घूम रहा है कि अचानक सब कुछ एक साथ गलत कैसे होने लगा। क्या ये सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे कोई बड़ा पैटर्न है? ये संयोग तो बिल्कुल नहीं है। नेपाल का ये नोट वो एक बड़ी पहेली का बस एक छोटा सा टुकड़ा है। 2025 में भारत की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, उससे हर तरफ से चुनौती मिल रही है। ये एक पैटर्न है। हाँ, एक पैटर्न है जो लगभग हर पड़ोसी देश के साथ दिख रहा है। और इस पैटर्न का शायद सबसे खतरनाक उदाहरण हमें पाकिस्तान के साथ देखने को मिला। इसी साल अप्रैल मई में है ना, जब दोनों देश एक बड़े टकराव के मुहाने पर आ गए थे। हाँ, उसकी शुरुआत हुई थी 22 अप्रैल को। पहलगांव में एक भयानक आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे। हाँ, और उनमें से ज्यादातर हिंदू पर्यटक थे। भारत ने इसके लिए सीधे तौर पर पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा को जिम्मेदार ठहराया। और भारत का जवाब बहुत तेज और आक्रामक था, ऑपरेशन सिंदूर। बिल्कुल, ऑपरेशन सिंदूर। भारतीय वायुसेना ने राफेल जेट, मिसाइलें और यहाँ तक कि ड्रोन्स का इस्तेमाल करके पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर हमले किए। और पाकिस्तान चुप नहीं बैठा? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने पलटवार किया, ऑपरेशन बुनियान मरसूस से, जिसमें उन्होंने ड्रोन के झुंडों का इस्तेमाल किया। ड्रोन स्वॉर्म्स, हाँ, और भारतीय हवाई अड्डों पर मिसाइल बैराज और बड़े पैमाने पर साइबर हमले भी किए। कई विशेषज्ञ तो इसे परमाणु शक्तियों के बीच पहला बड़ा ड्रोन युद्ध कह रहे हैं। एक मिनट, तो मतलब ये पारंपरिक युद्ध जैसा नहीं था जहां सैनिक आमने सामने होते हैं। ये कुछ एक हाईटेक वीडियो गेम जैसा था, लेकिन जिसके नतीजे असल दुनिया में बहुत खतरनाक थे। आपने बिल्कुल सही कहा। टेक्नोलॉजी ने इस टकराव का चेहरा ही बदल दिया है। ये पारंपरिक युद्ध था ही नहीं। इस संघर्ष में करीब 100 लोगों की जान गई। दोनों तरफ के नागरिक और सैन्यकर्मी शामिल थे। और फिर अमेरिका ने बीच बचाव किया।
हाँ, 10 मई को अमेरिका की मध्यस्थता से युद्ध विराम हुआ, लेकिन इसके नतीजे वो बहुत गहरे रहे। हम्म भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया। और व्यापार भी रोक दिया। हाँ, तो ये दिखाता है कि तनाव अब सिर्फ जमीन पर नहीं है, ये पानी, व्यापार और साइबर स्पेस सब जगह फैल चुका है। तो एक तरफ पाकिस्तान के साथ एक गर्म युद्ध का खतरा, वहीं दूसरी ओर हमारे दूसरे पड़ोसियों के साथ चुनौतियां एक धीमी आंच पर पक रही थीं। जैसे बांग्लादेश और श्रीलंका में जो हुआ, वो भले ही सैन्य संघर्ष ना हो, लेकिन भारत के लिए उसके नतीजे उतने ही गंभीर हो सकते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये सॉफ्ट कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। बांग्लादेश में ये देखिए, 2024 में एक जबरदस्त छात्र आंदोलन ने दशकों से सत्ता में रही शेख हसीना की सरकार को उखाड़ फेंका। और श्रीलंका में 2022 का जो आर्थिक संकट था, उसने ताकतवर राजपक्षे परिवार के शासन का अंत कर दिया। ये दोनों भारत के लिए बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल झटके थे। कैसे? मेरा मतलब है, ये तो उन देशों के आंतरिक मामले थे, भारत पर इसका सीधा असर कैसे पड़ा? असर बहुत सीधा है। भारत ने शेख हसीना सरकार का खुलकर समर्थन किया था। जब वो सत्ता से हटीं, तो बांग्लादेश में जो नई सरकार आई, उसका झुकाव वो स्वाभाविक रूप से चीन की ओर बढ़ गया। और उन्होंने चीन के साथ कोई डील भी साइन की है ना? हाँ, हाल ही में उन्होंने चीन के साथ एक बड़े बंदरगाह प्रोजेक्ट पर डील साइन की है। ये भारत के लिए सीधी चिंता का विषय है। भारत का प्रभाव वहां कम हो रहा है। और श्रीलंका का क्या? वहां तो भारत ने संकट के समय बहुत मदद की थी। हाँ, भारत ने $4 अरब की बड़ी मदद दी थी, जो बहुत जरूरी भी थी। लेकिन अब वहां एक नई बहस छिड़ गई है। किस तरह की बहस? श्रीलंका के लोग पहले चीन के कर्ज के जाल या डेट ट्रैप से डरते थे। हम्बनटोटा बंदरगाह वाला मामला। बिल्कुल। अब वही डर उन्हें भारत के कर्जों को लेकर सता रहा है। बिल्कुल। वहां की मीडिया में ये चर्चा आम है कि क्या श्रीलंका एक चीनी जाल से निकलकर कहीं भारतीय जाल में तो नहीं फंस रहा है। और ये एक बहुत बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या भारत की जो डिप्लोमेसी है वो जमीनी हकीकत को समझ नहीं पा रही है। बिल्कुल, जनता की आकांक्षाओं को, उनके गुस्से को, क्या हम उसे समझने में विफल रहे हैं? ऐसा लगता है कि सिर्फ सरकारों से अच्छे संबंध बनाना काफी नहीं है, जनता के बीच विश्वास बनाना ज्यादा जरूरी है। तो अब हम असली सवाल पर आते हैं। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? मतलब नेपाल का नोट, पाकिस्तान से संघर्ष, बांग्लादेश श्रीलंका में घटता प्रभाव, इन सब के पीछे की असली वजह है क्या है? अगर हम सारे स्रोतों को मिलाकर देखें तो इसके कई गहरे और आपस में जुड़े हुए कारण हैं। ये एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसा है। सबसे पहला और शायद सबसे पुराना कारण है भारत का कथित हस्तक्षेप। ये बिग ब्रदर वाली बात तो दशकों से सुनते आ रहे हैं। क्या 2025 में इसमें कुछ नया है? मतलब क्या सोशल मीडिया और युवा आबादी इसे और ज्यादा हवा दे रही है? बिल्कुल, यही नयापन है। पहले ये बातें डिप्लोमेटिक सर्कल में होती थीं, अब ये फेसबुक और ट्विटर पर ट्रेंड करती हैं। छोटे पड़ोसी देशों को लगता है कि भारत उनके आंतरिक मामलों में दखल देता है और अपने पसंदीदा नेताओं का समर्थन करता है। और सोशल मीडिया के कारण ये गुस्सा अब तुरंत जमीनी स्तर पर फैल जाता है। और युवा इसे अपनी संप्रभुता पर हमले के तौर पर देखते हैं। एग्जैक्टली। और जाहिर है, आर्थिक पहलू वो भी एक बड़ा मुद्दा होगा। भारत की अर्थव्यवस्था लगभग $3.9 ट्रिलियन की है, जो अपने सभी पड़ोसियों की मिलीजुली इकोनॉमी से भी कई गुना बड़ी है। इस इकोनॉमिक इम्बैलेंस का क्या रोल है? इसका बहुत बड़ा रोल है। इस आर्थिक असंतुलन की वजह से व्यापार संधियों और पानी के बंटवारे जैसे मुद्दों पर हमेशा एक तरह का असंतोष बना रहता है। पड़ोसी देशों को अक्सर लगता है कि समझौते उनके हक में नहीं है। उन्हें लगता है कि भारत अपनी आर्थिक ताकत का फायदा उठाता है। और इस पूरी तस्वीर में एक बड़ा खिलाड़ी है चीन। उसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते। चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI इन देशों को एक आकर्षक विकल्प देता है। जब उन्हें भारत से निराशा होती है तो वो चीन की ओर देखते हैं। चीन इन देशों में बंदरगाह बना रहा है, सड़कें बना रहा है, जिससे उसका प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। हाँ, और दूसरी ओर लद्दाख में चीन की सैन्य घुसपैठ और पाकिस्तान, नेपाल को उसका खुला समर्थन, वो भारत के लिए एक घेराबंदी या एनसर्कलमेंट का डर पैदा करता है। भारत को लगता है कि चीन उसे उसके ही पड़ोस में घेर रहा है। एक और दिलचस्प पहलू है घरेलू राजनीति का। ऐसा लगता है कि भारत और पड़ोसी देशों दोनों में ही राष्ट्रवादी नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए सीमा विवादों को हवा देते हैं। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जब किसी देश में आंतरिक समस्याएं होती हैं, तो अक्सर सरकारें जनता का ध्यान भटकाने के लिए किसी बाहरी दुश्मन का डर दिखाती हैं।
लेकिन क्या ये थोड़ा ज्यादा सिंपल विश्लेषण नहीं है? क्या हर बार जब कोई नेता राष्ट्रवाद की बात करता है तो वो सिर्फ एक राजनीतिक चाल होती है, या फिर इसके पीछे जमीनी स्तर पर वास्तविक चिंताएं भी होती हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। ये दोनों का मिश्रण है। बेशक जमीनी स्तर पर ऐतिहासिक शिकायतें और चिंताएं होती हैं, लेकिन राष्ट्रवादी नेता उन चिंताओं को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन्हें बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। भारत में हिंदुत्व पर आधारित राजनीति का असर पड़ोस के मुस्लिम बहुल देशों पर पड़ता है। वैसे ही नेपाल या पाकिस्तान में भी नेता भारत विरोधी भावनाएं भड़काकर अपनी लोकप्रियता बढ़ाते हैं। ये एक खतरनाक खेल है। और आखिर में एक ऐसा ट्रेंड जो पूरे दक्षिण एशिया में दिख रहा है, युवा विद्रोह, जेन जी के नेतृत्व वाले आंदोलन। हाँ, ये एक नई और बहुत शक्तिशाली ताकत है। हमने इसे श्रीलंका में 2022 के अरागलिया आंदोलन में देखा, बांग्लादेश में 2024 के छात्र आंदोलन में देखा। ये युवा पीढ़ी भ्रष्टाचार, पुरानी राजनीतिक एलीट क्लास और विदेशी प्रभाव को पूरी तरह से खारिज कर रही है। वे एक नई व्यवस्था चाहते हैं। तो इस सब का क्या मतलब निकलता है? हमने नेपाल के 100 रुपए के नोट से बात शुरू की थी, और ये चर्चा परमाणु युद्ध के कगार, युवा क्रांतियों और दक्षिण एशिया की पूरी तरह बदलती भू राजनीति तक पहुंच गई है। इसका मतलब ये है कि भारत आज एक चौराहे पर खड़ा है। क्षेत्रीय महाशक्ति के रूप में उसकी जो पारंपरिक भूमिका थी, उसे हर तरफ से चुनौती मिल रही है। भारत की पुरानी रणनीतियां अब काम नहीं कर रही हैं। तो भारत कर क्या रहा है? भारत ने बिम्स्टेक जैसे क्षेत्रीय मंचों को मजबूत करने की कोशिश की है। ये सार्क के विकल्प के तौर पर है, लेकिन ये काफी नहीं है। जैसा कि पूर्व विदेश सचिव निरुपमा राव ने चेतावनी दी है, पड़ोस में अशांति का सीधा खतरा भारत की सीमाओं पर अपराध, तस्करी और शरणार्थियों की बाढ़ के रूप में आ सकता है। भारत अपने पड़ोस को नजरअंदाज करने का जोखिम नहीं उठा सकता। तो जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। स्रोतों में ये बात कही गई है कि पड़ोसी देशों में बड़े पैमाने पर युवा विद्रोह हुए, लेकिन भारत अपनी संघीय विविधता या फेडरल डाइवर्सिटी के कारण इससे अब तक बचा रहा है। हाँ, भारत की जो संघीय विविधता है वो एक तरह से शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है। मतलब जब किसी एक राज्य या क्षेत्र में गुस्सा होता है तो वो अक्सर वहीं तक सीमित रह जाता है। पूरे देश में एक साथ एक जैसी लहर उठना मुश्किल होता है, जैसा हमने श्रीलंका या बांग्लादेश जैसे